कि बहुत जो है बाबा नागार्जुन की स्मृतियों को मेरा हार्दिक नमन है। और हिंदी में दो ही कवि हैं जिनको बाबा कहा जाता है, एक तुलसी को बाबा की उपाधि मिली और नागार्जुन को भी। और ये बहुत दिलचस्प है कि नागार्जुन के ही बहुत करीबी यानी कि उस युग धारा के महत्वपूर्ण कवि, बनारस के से बड़ी गहरी मिट्टी से जुड़े हुए त्रिलोचन, उन्होंने तुलसी के बारे में लिखा कि बाबा भाषा मैंने उनसे सीखी। तो ये नागार्जुन का संबंध ही बनारस से बहुत गहरे अर्थों में रहा। नागार्जुन हिंदी कविता में, जैसे भी शुभम बोल रहे थे, तो मुझे उनकी बात से ध्यान आया कि छायावाद आज़ादी की संभावनाओं का दौर है और उसकी कविता है। और प्रगतिवाद की हिंदी कविता, खासतौर पर नागार्जुन मुक्तिबोध के और त्रिलोचन वगैरह की जो कविता है, धूमिल तक उसको ले आइए, तो वो आज़ाद भारत के लोकतंत्र के क्रिटिक की कविताएं हैं। खासतौर पर भारतीय लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए और किस तरह से वो उम्मीदें थीं और कैसे वो टूटती है, उसके बीच वो जो आलोचना करता है हिंदी का कवि। और हिंदी की कविता इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे एड्रेस करती है। तो ये दोनों में फ़र्क है, एक में बहुत सपने हैं और दूसरे में हकीकत से बहुत ही तीखी निगाहों से एक निगाहबानी है। और इसीलिए आप देखेंगे तो नागार्जुन में प्रसाद और निराला मिल गए, ये दोनों की संवेदना नागार्जुन में साकार रूप लेती है। और यह यूं ही नहीं है कि नागार्जुन को कभी निराला भी कहा गया, कभी जो है कबीर भी कहा गया। नागार्जुन को लेकर के ये बात कही जाती है, आधुनिक कबीर उनको कहा गया है। तो नागार्जुन ने कविता और गद्य दोनों में अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह की भूमिका निभाई जैसे कह रहे थे कि वो जनकवि हैं और जनता और भय के बीच अंतर करते हैं। उसका मतलब ये है कि एक स्पष्ट राजनीतिक चेतना के कवि, और भेड़िया धसान के खिलाफ जब कोई कवि होता है तो उसका मतलब उस समय की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, या जो एक आदमी के पीछे लोग भागे चले जा रहे हैं बिना देखे समझे, तो जब जो है भारतीय लोकतंत्र में तमाम माने बड़े नाम कद्दावर नेता पैदा होते हैं और वो जो है जनता को एक भीड़ में तब्दील करना चाहते हैं, एक ओबीडियंट पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ चीज़ें जाती हैं, उसका क्रिटिक नागार्जुन कविताएं रचती हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है। नागार्जुन समझ लीजिए कि एक दहकती हुई लुत्ती जैसे होती, लुत्ती शब्द मैं प्रयोग करता हूँ, तो मुट्ठी में आप बंद करेंगे तो छनछना जाएंगे। तो नागार्जुन की कविताएं तब भी कांग्रेस के खिलाफ लिखी गई। अब वो जो घुन खाए सहतीरों की बाला खड़ी विधाता बाँचे वाली कविता है, मास्टर कविता, वह शिक्षा व्यवस्था, आज जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था और एनटीए का मामला जिस तरह गरमाया हुआ है, उस समय मास्टर कविता पढ़नी चाहिए नागार्जुन की। कैसे उस समय के प्रधानमंत्री और उस समय के माने महत्वपूर्ण ताकतवर नेता को और उसकी राजनीति को और उसके शिक्षा व्यवस्था से संबंधित उसकी पॉलिसी को कैसे कटघरे में नागार्जुन खड़ा करते हैं। तो कुल मिलाकर एक नहीं कि कितनी ही कविताएं आप बोलते पढ़ते चले जाएंगे, वो सब भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की कविताएं हैं और बहुत गहरे अर्थों में वो राजनीतिक कवि हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन नागार्जुन के जो तमाम दूसरे पक्ष हैं, जैसे उनका जो सांस्कृतिक चेहरा है उनकी कविता का, उस पर कम बातचीत होती है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिससे मैं आज रेखांकित करना चाह रहा हूँ, जिस पर बहुत कम बातचीत होती है, जिसकी चर्चा हमारे सभी साथियों ने मैंने सीधे तो नहीं, लेकिन उसमें उनकी बात में वो बात नहीं थी कि नागार्जुन की कविता में जो शिल्प पक्ष है और उसमें जैसे उन्होंने बचपन को लेकर बहुत जबरदस्त जो है संदर्भ, अब कबीर से उनको जोड़ा जाता है, लेकिन सूरदास के बाद हिंदी कविता में बचपन पर ऐसी कविताएं और उस भावबोध पर नागार्जुन ने लिखी जिस पर बहुत कम चर्चा की गई। जैसे एक कविता का आप सबको ध्यान आ रहा होगा, बाकी बच गया अंडा, नागार्जुन की कविता है, और उसमें 5 पूत भारत माता के ऐसे वो कविता है, और एक पूत को जो किसी गोली लग गई, किसी को देश निकाला दे दिया गया, वो कविता छोटी सी कविता, उसमें सारी बातें आती हैं। सामान्यतः इस कविता को पढ़ते समय हिंदी आलोचना में और हिंदी एकेडमिया में ये बात रखी जाती है कि
उसको राष्ट्रीय आंदोलन के कभी सुभाष चंद्र बोस से, किसी को गांधी से, किसी को चंद्रशेखर आजाद से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह कविता असल में उस ये रूपकीकरण की कविता नहीं है कि भिन्न भिन्न नायकों को रूपकीकृत किया गया है उसमें। असल में कविता आप देखेंगे कि तो बच्चों को गणित कैसे सिखाते हैं उस शैली में लिखी गई कविता। गणित सिखाते हैं बच्चों को, नन्हे बच्चों को बचपन में, तो उसमें स्लेट में उसके कुछ वो रहते हैं, गुड़िया रहती है, उसको ऐसे गिन गिन कर अब 1 हटा लिया तब कितना बचा, 2 हटा लिया कितना बचा। तो गिनती सिखाने की जो प्रक्रिया है बच्चों को, उस शिल्प और शैली में वो कहते हैं कि 5, मान लिया कि 5 कुल है, 5 यहाँ संपूर्णता का प्रतीक है, 5 कोई फिक्स नहीं है और पूरा कंप्लीट, और आप 5 में से एक एक चीज हटाते हैं। तो आप देखेंगे कि वो कविता केवल भारतीय लोकतंत्र की आलोचना नहीं करती, बल्कि वो कविता शुरू होती है अंग्रेजों की जो ब्रिटिश हुकूमत है, इन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ भी वो कविता खड़ी होती है, और एक साथ माने औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ भी खड़ी होती है कि कैसे उन्होंने जो है हमारे देश के जो सिपाहियों को, देशभक्तों को कैसे मिटाया और कैसे उनको खत्म किया। और दूसरी तरफ भारतीय लोकतंत्र में जब बाकी बच गया अंडा वो कहते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के उस समय तक के इतिहास को भी वो माने बहुत ही कर्कशता से उसकी आलोचना करते हैं। तो ये कविता एक साथ दोनों चीजों को पकड़ती है, और आप देखेंगे कि इस तरह की कविताएं माने जैसे वो कविता भी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यह कविता भी मिथिला के लोग गांवों में या हमारी तरफ भी, मैंने बनारस और आजमगढ़ जौनपुर तक भी बच्चे छोटे छोटे डोला पाती खेलते हैं और वो गीत गाते हैं कि हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, बुढ़वन के और हाथी घोड़ा लइकन के पालकी। इस तरह वो गीत लोकगीत है, बच्चों का गाना है, उस धुन पर, उस शैली पर वो कविता है। और कैसे वो देखिए पूरे भारतीय लोकतंत्र की आलोचना, नेहरू की नीतियों की आलोचना। और जब मैं ये बार बार कह रहा हूँ तो नागार्जुन की और उस समय के दौर की माने हिंदी कविता की जो पूरी परंपरा है, हमारे यहाँ बीएचयू में तो विधिवत भारतीय लोकतंत्र और हिंदी कविता पर एक पूरा पेपर पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि सब कांग्रेस के दौर की राजनीति के खिलाफ लिखी कविता है। क्या आज यह मुमकिन है? हिंदी कविता कैसे माने सीधे सत्ता से टकराती थी। प्रेमचंद को आप याद कीजिए, वो राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, वो उसके आगे चलने वाली मशाल है। तो नागार्जुन वगैरह या उस दौर की जो हिंदी कविता है, वह कहने का मतलब हकलाने वाली नहीं, साफ कहने वाली। साफ कहने का मतलब यही है कि दमदारी से जनता के पक्ष में खड़ी होने वाली कविता और सत्ता के खिलाफ। और वो खूबसूरती देखे उस समय की सत्ता की कि उन्होंने अपने खिलाफ लिखी गई इस तरह की कविताओं पर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं चला है, कोई जांच कमेटी नहीं बनी थी। यानी कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। तो आज भी जो भारतीय लोकतंत्र है उसका क्रिटिक, उसकी आलोचना वो कविता वैसे ही करती हुई दिखाई पड़ती जैसे अपने समय में वो कर रही थी। यानी कि जैसे भारतीय लोकतंत्र का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक ये कविताएं उसी तरह उसके सामने खड़ी होंगी। तो एक तो ये उनका राजनीतिक ढंग का पक्ष, उनका जो अब आप देखेंगे हिंदी कविता में इस शैली की कविताएं अमीर खुसरो ने लिखी और भारतेंदु बाबू ने। तो नागार्जुन की जो बच्चों को लेकर उन्होंने एक कविता वो दंतुर की मुस्कान भी ली है। अब आप वो वात्सल्य की गजब की कविता है। अभी अकाल और उसके बाद तो बहुत चर्चित कविता है, लेकिन एक कविता है कई दिनों के बाद, उनकी इस शीर्षक से भी एक कविता है जिसमें वो गांव जाते हैं और गांव में कभी ताल मखान खाया, कभी जो है गन्ने चूसे कई दिनों के बाद। ये कविता में आता है किशोरियों की कोकिल कंठी धान कूटती। ध्यान दीजिएगा कि चिवड़ा कूटने का जो दौर होता है, गांव में भरसाएं जलती थी और उसमें हरा धान काटकर जो चावल हरा होता है उसका चिवड़ा कुटाया, वो बड़ा मीठा होता। सर उससे अच्छी तरह वाकिफ हो गए वो पीढ़ी के लोग जो है। तो आप समझें कि धान जब माने पोखरी, लकड़ी की ओखरी होती है, उस पर जब लड़कियां धान कूटती थी चिवड़ा, और उसमें जो है गीत गौनई के साथ वो होता था उस समय, माने वो दृश्य और वो जो है आवाज, वो पूरा सांस्कृतिक जो कर्म है, उस श्रम और संस्कृति से जुड़ा हुआ भारतीय लोकतंत्र, भारतीय समाज में स्त्रियों की जो भूमिका है, उसकी जो घुटन भरी जिंदगी रही है, उन सारी चीजों के खिलाफ वो कोकिल कंठी तान है। वो कोकिल कंठी तान स्त्री की भी वो आवाज है जो संस्कृत में कहीं दबा दी गई, जिसको नागार्जुन सुन रहे हैं। तो
कल्चरल पोइट्री। और जैसे वो जो कविता बादल को घिरते देखा है, वो ऐसे तो राजनीतिक कविता है, लेकिन आप देखेंगे प्रकृति चित्रण की घनघोर प्रकृति चित्रण की कविता है। लेकिन उस प्रकृति में क्या आता है, हिमालय और वो पुराने राजा और वो सब उसका जिक्र पूरा आता है, इच्छा को बंसी राजाओं का, यानी कि कई देवताओं का। तो वो संस्कृति का पक्ष छूते हैं। वहाँ से राजनीति को कैसे प्रश्नांकित करते हैं कि राजनीति अकेले नहीं चलेगी, उसके लिए भारतीय संस्कृति की परंपरा का गहरा बोध होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कोई नया भारत नहीं रच सकते, जिसका दावा आजकल बहुत होता है। तो खैर, एक तो ये है। मैं अंतिम जो बात अकाल और उसके बाद कविता पर कहा करके समाप्त करूँगा। वो इसलिए कि हमारे कुछ साथी भी यहाँ छात्र साथी छात्र भी हैं। देखिए, इस कविता को बहुत पढ़ा गया, बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें जैसे अकाल शब्द है शिवम, तो अकाल का मतलब जनरली हम अतिवृष्टि या अनावृष्टि मान लेते हैं, या बहुत अधिक बारिश हो जाए, या बाढ़ आ जाए, या सूखा पड़ जाए। लेकिन नागार्जुन ने इस कविता में अकाल शब्द का जो प्रयोग है वह अनुपलब्धता या कोई चीज ना हो, उपस्थित ना हो, उसके लिए, कमी के लिए प्रयोग किया। जैसे कहते, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे लगता है 80 के दशक में दूरदर्शन पर, नागार्जुन ने खुद वो इंटरव्यू दिया, वो है, आप गूगल करके देख सकते हैं। बसुमती डागा को वो इंटरव्यू दिया उन्होंने, कोई महिला नहीं होंगी, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। बसुमती डागा को जो इंटरव्यू दिया है नागार्जुन, उसमें उन्होंने खुद कहा कि जैसे हम कहते हैं ना कि अरे आजकल तो बुद्धि का अकाल पड़ गया, बुद्धि की कमी हो गई लोगों में, जैसे संस्कार का अकाल पड़ गया, नैतिकता का अकाल पड़ गया, सच्चाई का अकाल, ईमानदारी का। तो वो अकाल शब्द कमी के लिए, डिफिशियंसी के लिए वो प्रयोग करते हैं। तो ये कविता असल में अन्न संकट पर लिखी गई कविता है। 1952-53 में कविता लिखी गई और अन्न संकट पर लिखी गई कविता, अन्न की कमी पर लिखी गई कविता। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने माने जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को माने सामने रख करके मनुष्य की स्थिति का जो वो किया है, यानी कि कविता में एक कुतिया आती है, और उसका एक बड़ा जबरदस्त विशेषण कानी कुतिया। मैं उसी पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि कानी शब्द को लेकर भी नागार्जुन ने उसी अपने इंटरव्यू में बहुत जबरदस्त खुलासा किया है, जिसको सामान्यतः हिंदी एकेडमिया में ध्यान नहीं दिया गया या उस पर बहुत कुछ कहा नहीं गया। कहानी विशेषण को भिन्न भिन्न तरीके से लोगों ने व्याख्यायित किया, पर स्वयं नागार्जुन ने कहा कि भाई कहानी का मतलब मेरे लिए उपेक्षित है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कानी आज़ादी, यानी कि ऐसा आदमी जो जिसका बहुत महत्व न हो, जिसकी हम इज्जत न कर पा रहे हैं। तो कानी कुतिया जब वो आती है तो वो कहना सिर्फ ये चाहते हैं कानी कुतिया से कि एक ऐसी कुतिया चूल्हे के पास सोई है जिसका गांव में कोई ध्यान देने वाला नहीं, जहां मन वहां आए जाए, वो बहुत ही उपेक्षित है। वह भी सोई है, फिर भी घर वालों का ध्यान, यानी कि गृहस्थों का ध्यान क्या कहते हैं कि चूल्हे की तरफ नहीं, क्योंकि चूल्ह जो है भारतीय परंपरा में एक पवित्र जगह है, पुनीत जगह, वह बड़े साफ सफाई है बहुत, मैंने उसके साथ हाँ खराब माना जाता है। लेकिन कुतिया चूल्हे के पास सोई है, इसके बाद भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कविता में बताता है कि कितनी हताशा और निराशा है मनुष्य के भीतर। लेकिन वहीं पशु की तरफ देखिए, जंतु की तरफ देखिए, नागार्जुन ने जंतु और मनुष्य को उस कविता में बिल्कुल आमने सामने कर दिया है। और जब संकट आते हैं तो नागार्जुन ने दिखाया है कि कैसे जंतु जो है, एक तरफ मनुष्य हताश और निराश है, लेकिन वहीं जंतु ये मान कर चल रहा है कि अगर कुछ बनेगा। सर की कविता है बाटी, प्रकाश शुक्ल की कविता है, जिसमें वो बाटी में वो खुदबुद करता है, वो बसंत और बाटी कविता है जिसमें कुछ खुदबुद करता है, कुछ बनता है। तो वो समझती है इस बात को कि अगर कुछ बनेगा, कुछ बटेगा, कुछ होगा तो इसी जगह से। तो वहाँ वो डेरा डाल दी है, यानी कि वहाँ नाउम्मीदी और उम्मीदी के बीच में मनुष्य नाउम्मीद है, जंतु उम्मीद से भरा हुआ है। यह जो कंट्रास्ट रचते हैं नागार्जुन अपनी इस कविता में, तो ये कहने का मतलब प्रेमचंद की यहाँ भी परंपरा है पशुओं के साथ मनुष्य के जीवन को, वही वो इसीलिए रंग के बादशाह ये दोनों थे, नागार्जुन भी थे, प्रेमचंद भी थे, कबीर भी थे, निराला भी थे। हिंदी कविता की विराट परंपरा का साक्षी वाहक वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, जिनको भी हम लोग कह रहे थे, आखिरी मैथिली में लिखी, उनके उपन्यासों और कहानियों पर भी बातचीत होनी चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, हम लोग जो है मस्जिद सबको मिस कर रहे हैं। उन्होंने बातें हम लोग उनसे सुनते,
मैं इन्हीं सब बातों के साथ नागार्जुन को याद करते हुए